दोस्तों उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको MS एक्सेल सिखाएंगे और इस आधे घंटे की वीडियो में आप एक्सेल इतना सीख सकेंगे कि अगर आपको एक्सेल बिल्कुल नहीं आता तो इस वीडियो को देखने के बाद आप 90% यूजर्स के बराबर एक्सेल का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस वीडियो में जितना एक्सेल आपको सिखाया गया है इतना एक्सेल मेजॉरिटी कामों में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जो बाकी एडवांस चीज़ें हैं वो बहुत कम इस्तेमाल होती हैं और अगर इतना एक्सेल आप सीख लेते हैं तो बाकी चीज़ें आप खुद भी सीख सकेंगे। वीडियो के कंटेंट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं ताकि अगर आपने बार बार कोई हिस्सा देखना हो तो आप क्लिक करके डायरेक्ट वो हिस्सा देख सकते हैं। वीडियो कंप्लीट देखिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं एक्सेल 2016 यूज़ कर रहा हूं। अगर आपके पास एक्सेल का कोई पुराना या नया वर्जन है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तकरीबन तमाम चीज़ें सेम होंगी। अलबत्ता अगर आप एक्सेल 2007 यूज़ कर रहे हैं तो फाइल की जगह आपको ऑफिस बटन नज़र आएगा, लेकिन दोनों पे क्लिक करने से सेम मेन्यू ओपन होगा। एक्सेल ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार में छोटे छोटे टूल्स नज़र आते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर आप कुछ टूल्स को लाजमी रखें, जैसे कि यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू का आइकन है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप नई फाइल ओपन करें, एक नया काम शुरू करें, इस पर क्लिक करें तो आपको वापस जाके पेज की बाउंड्रीज नज़र आ जाएंगी। यानी अब आपको साथ साथ पता चल सकता है जब आप टाइप कर रहे हों कि कौन सा डाटा आपका इस पेज के अंदर आ रहा है और कौन सा डाटा आपका नए पेज पे प्रिंट होगा। क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर यहाँ क्लिक करके आप इसमें मज़ीद टूल्स ऐड कर सकते हैं या इसमें से अनचेक करके टूल्स रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इस लिस्ट में आपको मतलूबा टूल नज़र नहीं आ रहा तो आप मोर कमांड्स पे क्लिक करें और यहाँ से अपनी मर्ज़ी के टूल्स पे क्लिक करके ऐड पे क्लिक करें। अगर आप क्विक एक्सेस टूल बार में से कोई टूल रिमूव करना चाहते हैं तो उसको इस कॉलम में से सिलेक्ट करके रिमूव कर दें। इसके अलावा पॉपुलर कमांड्स में आपको अगर मतलूबा टूल नहीं मिल रहा तो आप यहाँ क्लिक करके अपनी मर्ज़ी का टूल ढूंढ सकते हैं। एक्सेल की विंडो में इस हिस्से को रिबन कहते हैं। रिबन के ऊपर आपको मुख्तलिफ टैब्स अवेलेबल हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट वगैरह, और हर टैब के अंदर टूल्स को ग्रुप किया गया है और टूल्स को मजीद ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, ये पेज लेआउट टैब है। होम टैब के अंदर क्लिप बोर्ड से रिलेटेड टूल्स को यहाँ क्लिप बोर्ड के ग्रुप में इकट्ठा किया गया है। इसी तरह फॉन्ट से रिलेटेड तमाम टूल्स को फॉन्ट के ग्रुप में इकट्ठा किया गया है एंड सो ऑन। अगर आपको कोई टूल यहाँ पे नहीं मिल रहा तो आप किसी भी ग्रुप के कॉर्नर पे इस छोटे से आइकन पे क्लिक करके पॉपअप विंडो ओपन कर सकते हैं जिसमें आपको तमाम मिसिंग टूल्स नज़र आ जाएंगे। जैसे अगर आप H2O लिखना चाह रहे हो तो उसमें 2 आपको सबस्क्रिप्ट में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से आप सबस्क्रिप्ट कर सकते हैं। इसी तरह सुपरस्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं और स्ट्राइक थ्रू। इसी तरह आपको बाकी तमाम टूल्स जो वहाँ पे नज़र नहीं आ रहे वो सारे आपको पॉपअप विंडोज़ में मिल जाते हैं। रिबन के डिस्प्ले ऑप्शंस के लिए आपको राइट हैंड साइड पे ये बटन मिलता है, इस पे क्लिक करें तो आप ऑटो हाइड रिबन कर सकते हैं ताकि आप फुल स्क्रीन में काम कर सकें। जब आप कर्सर टॉप पे लाएंगे तो यहाँ क्लिक करके आप रिबन देख सकते हैं और जब वापस यहाँ क्लिक करेंगे तो रिबन ऑटो हाइड हो जाएगा। इसके अलावा शो टैब्स कर सकते हैं। इस सेटिंग में आपको सिर्फ टैब्स नज़र आएंगी और टूल यूज़ करने के लिए आपको टैब के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। वापस डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे लाने के लिए शो टैब्स एंड कमांड्स पे क्लिक करें। इसी तरह रिबन के अंदर राइट साइड पे ये जो बटन है इस पर क्लिक करके आप रिबन को कोलैप्स कर सकते हैं और दोबारा वापस लाने के लिए आपको शो टैब्स एंड कमांड्स का बटन यूज़ करना पड़ेगा। एक्सेल की फाइल में काम करने की जगह में आपको रोज और कॉलम्स मिलते हैं। हर कॉलम को अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है और हर रो को एक नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ये A कॉलम है, ये B कॉलम है, ये C कॉलम है। इसी तरह ये रो नंबर 1 है, रो नंबर 2 है और रो नंबर 3 एंड सो ऑन। जहाँ पे रो और कॉलम आपस में मिलते हैं इनके कम्बिनेशन को सेल कहा जाता है। जैसे ये सेल है और हर सेल का एक एड्रेस होता है, इसको एड्रेस बार कहते हैं और इसके अंदर जिस सेल पे भी आप क्लिक करेंगे उसका एड्रेस शो होगा। सेल के एड्रेस में पहला हिस्सा कॉलम का अल्फ़ाबेट और दूसरा हिस्सा रो का नंबर होता है और फार्मूला यूज़ करने के लिए हमेशा सेल का एड्रेस यूज़ किया जाता है। सेल में मैंने क्लिक किया हुआ है तो इसका एड्रेस A1 है, यानी ये कॉलम A है और रो नंबर 1 है। इसी तरह अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये D कॉलम है और
रो नंबर 2 है, इसलिए सेल का एड्रेस D2 है। एक्सेल की फाइल को वर्क बुक कहते हैं क्योंकि हर एक्सेल की फाइल के अंदर बहुत सारी शीट्स हो सकती हैं। अभी इस फाइल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक ही शीट है। इस पे राइट क्लिक करके आप इसका नाम तब्दील कर सकते हैं, इसी तरह इसको कॉपी कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं और मज़ीद शीट्स ऐड करने के लिए प्लस के आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। जिस शीट पे आपने क्लिक किया होगा उसी में आप डाटा एंटर कर सकेंगे। बॉटम वाले हिस्से को स्टेटस बार कहते हैं। जब आप यहाँ पे कोई डाटा एंटर करेंगे तो उससे रिलेटेड कुछ डाटा आपको नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ डाटा एंटर किया है, तो आप देख सकते हैं कि ये डाटा सिलेक्ट करने के बाद आपको स्टेटस बार के ऊपर इन सारे नंबर्स की एवरेज, काउंट और इनका टोटल सम नज़र आ रहा है। यहाँ पे राइट क्लिक करके आप मज़ीद ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं कि आपको स्टेटस बार में क्या क्या डिटेल्स चाहिए। एक्सेल की शीट में डाटा एंटर करने के लिए सिंपली सेल के ऊपर क्लिक करें और टाइप करना शुरू कर दें। मसलन मैं यहाँ पे स्कूल का नाम लिखता हूँ। डाटा टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करें तो कर्सर नीचे वाले सेल में मूव होगा और अगर टैब प्रेस करें तो राइट साइड पे मूव होगा। जब भी आप किसी सेल पे क्लिक करें तो आपको सेल में लिखा हुआ डाटा फार्मूला बार में नज़र आएगा। इस हिस्से को फार्मूला बार कहते हैं। अभी आपको बाज़ाहिर नज़र आ रहा है कि स्कूल का नाम सेल A1 से लेकर C1 तक है, लेकिन असल में ये सिर्फ हमने A1 में एंटर किया है। B सेल में कोई डाटा नहीं है, इसलिए जब आप B1 सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अगर मैं सेल B में कोई डाटा एंटर कर दूं तो सेल A1 का डाटा इसके पीछे हाइड हो जाएगा क्योंकि असल में वो सेल A1 के अंदर ही था। किसी भी टाइम कॉलम्स की विड्थ को एडजस्ट करने के लिए आप कॉलम्स के दरमियान में आके क्रॉस हेयर बनते ही इसको ड्रैग कर सकते हैं। इसी तरह रोज़ की हाइट को एडजस्ट करने के लिए रोज़ के दरमियान में आएँ और ड्रैग करें। इसी तरह किसी भी दो कॉलम के दरमियान अपने कर्सर को लाकर क्रॉस हेयर बनाएं और क्रॉस हेयर बनते ही डबल क्लिक करें तो आप कॉलम्स को ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह एक्सेल सबसे लंबे डाटा के हिसाब से कॉलम की विड्थ एडजस्ट कर देगा। इसी तरह आप रो की हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग करके दिखाता हूँ। इसे डिलीट करते हैं और अगर मैं इन सारे सेल्स को सिलेक्ट करके एक सेल बनाना चाहूँ तो मैं मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूँगा। अब ये सारे सेल मिलके एक सेल बन चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस सारे का अब एड्रेस A1 है, यानी ये कॉलम A का पहला सेल है और इसके अंदर डाटा की अलाइनमेंट आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी ये सेंटर अलाइंड है और वर्टिकल अलाइनमेंट आप इसकी यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसी तरह फॉन्ट का साइज़ और फॉन्ट के स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए ये बटन चूज़ करें। इसी तरह आप सेल को किसी कलर से फिल करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू में आपको दिखाऊं तो आपको इस तरह नज़र आएगा। ये जो यहाँ पे जो आपको सेल्स की बाउंड्रीज नज़र आती हैं ये प्रिंट में नहीं आती, ये सिर्फ काम में आसानी के लिए होती हैं। यहाँ पे स्टूडेंट नेम के लिए जगह बनाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो तीनों सेल हैं यहाँ पे स्टूडेंट के नाम के लिए जगह हो, इसको मैं मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ और फिलहाल इसका कोई बॉर्डर नहीं है इसलिए ये प्रिंट में इसी तरह आएगा। तो मैं इसके लिए बॉटम बॉर्डर बनाना चाहता हूँ। ये बॉर्डर का बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप किसी भी तरह का बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर का कलर चेंज यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा लाइन का स्टाइल आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इस पे बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि इस सेल का बॉटम बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। इसके अलावा एक्सेल में एक और बड़ा ज़बरदस्त फीचर है जिसे ऑटो फिल कहते हैं। ऑटो फिल के ज़रिए आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को ऑटोमेटिक फिल कर सकते हैं। मसलन अगर स्टूडेंट के 8 सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे हम सीरियल नंबर डालें तो 1 लिख के मैं इस सेल के कॉर्नर पे आऊँगा। जब ये छोटा सा हिस्सा बनाओ और यहाँ से इसको क्लिक एंड ड्रैग करूँगा, अभी आप देख सकते हैं कि इन सारे सेल्स में 1 कॉपी हो गया है। जब ये छोटा सा आइकन आपको नज़र आए इस पर क्लिक करें और फिल सीरीज़ पे क्लिक करें तो ये सीरीज़ फिल हो जाएगी। अभी ये 7 तक हुआ है जबकि 8 सब्जेक्ट हैं, तो मैं इसको एक दफ़ा दोबारा ड्रैग करता हूँ तो ये 8 सब्जेक्ट्स बन गए। ऑटो फिल के ज़रिए आप डाटा को हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों तरीक़ों से फिल कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ अगर एक महीने का नाम लिखूँ और इसको राइट साइड पे ड्रैग करूं तो बाकी महीनों के नाम ऑटो फिल हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं एक दिन का नाम यहाँ पे लिखूं और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूं तो बाकी दिनों के नाम ऑटो फिल हो जाएंगे।
इसी तरह आप सीरीज भी फिल कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे मैं 100 और 200 लिखता हूँ, इसका मतलब है कि ये दरमियान में 100 प्लस हो रहा है। अगर इन दोनों को सिलेक्ट करके यानी सीरीज का कुछ हिस्सा सिलेक्ट करके मैं इसको ड्रैग करूंगा तो एक्सेल बाकी सीरीज इसी डिफरेंस के हिसाब से खुद ब खुद क्रिएट कर देगा। सेल्स को सिलेक्ट करके अगर क्लिक एंड ड्रैग करें तो डाटा नए सेल्स में मूव हो जाएगा। जैसे मैं इसको क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ, अब आप देख सकते हैं कि ये सारा डाटा नए सेल्स में आ चुका है। पहले ये ए वाले कॉलम में था और अब ये बी वाले कॉलम में मूव हो चुका है। किसी भी वक्त आप सेल्स को सिलेक्ट करके उन पे बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं और वो बॉर्डर फिर प्रिंट के अंदर आएगा। इसी तरह सेल्स या कॉलम्स में डाटा को एडजस्ट करने के लिए आप कॉलम्स को फॉर्मेट कर सकते हैं या सेल्स को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से पूरा कॉलम सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करें और यहाँ से मैं अलाइनमेंट में आके रैप टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से आप अलाइनमेंट चूज़ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी मुझे सेंटर में चाहिए और वर्टिकली भी सेंटर में चाहिए। और रैप टेक्स्ट करने से ये होगा कि टेक्स्ट को सेल या कॉलम की विड्थ के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया जाएगा। अब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस कॉलम की विड्थ को कम करूँ तो मार्क्स इसी के अंदर एडजस्ट हो गया। और यहाँ पे अगर मैं रोज़ के दरमियान में आके डबल क्लिक करूँ तो रोज़ की हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगी और आप देख सकते हैं कि टोटल मार्क्स एक ही सेल के अंदर एडजस्ट हो गए। इसी तरह से अगर मैं इस कॉलम की विड्थ को कम करूं तो ये एडजस्ट नहीं होगा क्योंकि अभी तक मैं इस पे फॉर्मेट सेल्स अप्लाई नहीं किया। सेल या कॉलम को फॉर्मेट करके आप डाटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर करेंसी के साथ मैं करेंसी का सिंबल चाहता हूं तो मैं करेंसी वाले कॉलम को सिलेक्ट करता हूं और राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करता हूँ। अब डाटा टाइप में मैं करेंसी को सिलेक्ट करूँगा और डेसिमल पोजीशन यहाँ से सेट करूँगा और करेंसी का सिंबल ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करूँगा। ओके प्रेस करते ही आप देखेंगे कि इस कॉलम में मौजूद वैल्यूज़ के साथ डॉलर का सिंबल ऐड हो गया। इसी तरह अगर इस सेल को मैं डेट फॉर्मेट करना चाहता हूँ तो मैं राइट क्लिक करके इस सेल को फॉर्मेट करूँगा। यहाँ से मैं डेट का कोई सा भी फॉर्मेट चूज़ कर सकता हूँ। इसी तरह एक्सेल में जब आप कोई सीरीज 0102 के हिसाब से लिखें या कोई भी ऐसा नंबर एंटर करें जिसके पहले सिफर आता हो तो एक्सेल खुद ब खुद शुरू वाला ज़ीरो रिमूव कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल फ़ोन नंबर लिख के दिखाता हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो एक्सेल ने ज़ीरो यहाँ से गायब कर दिया है। इसलिए अगर आप किसी नंबर के साथ शुरू में ज़ीरो लिखना चाहते हैं तो आप सेल्स को फॉर्मेट करें और डाटा टाइप में टेक्स्ट सिलेक्ट कर लें। अब आप सेल में ज़ीरो से कोई नंबर शुरू करेंगे तो ज़ीरो रिमूव नहीं होगा और सेल के कॉर्नर के ऊपर एक छोटा सा ग्रीन कॉर्नर आपको नज़र आएगा जिससे पता चलेगा कि ऑल दो इन सेल्स के अंदर नंबर लिखे हुए हैं लेकिन इनकी डाटा टाइप टेक्स्ट है। पेज की अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए पेज लेआउट पे क्लिक करें तो आप यहाँ से पेज की ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह पेज का साइज यहाँ से चूज़ किया जा सकता है। अगर आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा है तो आप किसी भी कॉलम को हाइड कर सकते हैं। कॉलम्स को हाइड करने के लिए राइट क्लिक करके हाइड पे क्लिक करें। जिस कॉलम को आप हाइड करेंगे वो प्रिंट के अंदर शो नहीं होगा और किसी भी टाइम बाद में आप अनहाइड करने के लिए यहाँ से पूरी शीट को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करके अनहाइड कर दें। इसी तरह जब आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा हो और आप उसमें से मतलूबा तफसीलात देखना चाहें तो आप उसके लिए फ़िल्टर का ऑप्शन यूज़ करते हैं। सॉर्ट एंड फ़िल्टर के ज़रिए आप डाटा को किसी भी कॉलम के हिसाब से तरतीबवार एडजस्ट कर सकते हैं। फ़िल्टर के ज़रिए आप डाटा में से सिर्फ मतलूबा डाटा देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हेडिंग वाली रो को सिलेक्ट करता हूं और फिर यहां से इस पर फ़िल्टर अप्लाई करता हूं। अब अगर मैं सिर्फ दीना से रिलेटेड डाटा देखना चाहता हूं तो इस कॉलम में आके मैं यहां क्लिक करूंगा और इस पे सिर्फ दीना को सिलेक्ट करूंगा तो इस पे दीना का फ़िल्टर लग जाएगा। इस पूरी शीट के अंदर दीना से रिलेटेड जो डाटा है वो आपको शो होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल सिर्फ इस पे मैंने डाटा फ़िल्टर किया हुआ है। किसी भी टाइम तमाम डाटा देखने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और सिलेक्ट ऑल कर दूँगा तो ये फ़िल्टर ख़त्म हो जाएगा। फ़िल्टर्स प्रिंट में शो नहीं होते
किसी भी वक्त फ़िल्टर करने के लिए दोबारा सिलेक्ट करें और फ़िल्टर को अनचेक कर लें। होम टैब में सॉर्ट एंड फ़िल्टर के टूल के ज़रिए आप डाटा को मुख्तलिफ़ तरतीबों से अरेंज करके देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इस डाटा को मुख्तलिफ़ अरेंजमेंट में देखना चाहूँ तो मैं सॉर्ट एंड फ़िल्टर टूल पर क्लिक करूँगा। क्योंकि अभी मैंने नंबर वाला सेल सिलेक्ट किया हुआ है इसलिए यहाँ पे सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आ रहा है। अगर मैं अल्फ़ाबेट्स वाले किसी कॉलम को चूज़ करूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सॉर्ट A to Z और Z to A आ जाएगा। अगर मैं इस कॉलम में मौजूद डाटा को A to Z की तरतीब से सॉर्ट करना चाहता हूँ कि जो नाम A से शुरू हो रहा है वो सबसे पहले और जो नाम Z से शुरू हो रहा है वो सबसे एंड पे हो, तो मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद सॉर्ट एंड फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा और सॉर्ट A to Z पे क्लिक करूँगा। तो एक्सेल हमसे पूछ रहा है कि आप सिर्फ इस कॉलम को सॉर्ट करना चाहते हैं या इस कॉलम के हिसाब से पूरा का पूरा डाटा सॉर्ट करना चाहते हैं। अगर मैं एक्सपेंड द सिलेक्शन के हिसाब से सॉर्टिंग करूंगा तो मोहम्मद शफीक के सामने आप देख सकते हैं कि अबू बकर अतीक का नाम आ रहा है। तो ये अबू बकर अतीक भी ऑटोमेटिकली मोहम्मद शफीक के सामने ही कहीं तरतीब में चला जाएगा। लेकिन अगर मैं कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन करूंगा तो सिर्फ इस कॉलम A में मौजूद डाटा A to Z सॉर्ट हो जाएगा, जबकि बाकी सारे कॉलम्स में डाटा अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। जैसे कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन पे क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूं तो आप देख सकते हैं कि कॉलम A में मौजूद फादर्स के नेम A to Z तक तरतीब में हो चुके हैं, लेकिन आगे बच्चों के नाम अपनी जगह पे मौजूद हैं। इसी तरह बाकी डाटा भी अपनी जगह से चेंज नहीं हुआ। इसको कंट्रोल Z प्रेस करके अनडू करते हैं। अब दोबारा सॉर्ट एंड फ़िल्टर पे अगर क्लिक करके सॉर्ट A to Z करूं और इस दफ़ा मैं एक्सपेंड द सिलेक्शन पे क्लिक करता हूं कि मुझे सारे का सारा डाटा इसी तरह A to Z तरतीब में चाहिए, यानी मोहम्मद शफीक के सामने जो इनके बेटे का नाम है और आगे जेंडर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सारी चीज़ें भी तरतीब में एक दूसरे के सामने ही लिस्ट में आ जाएं। तो एक्सपेंड द सिलेक्शन सिलेक्ट करके सॉर्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सारे का सारा डाटा तरतीब में आ चुका है। ये आप देख सकते हैं कि मोहम्मद शफीक के सामने अबू बकर अतीक भी इसके साथ और इनके बच्चे का जेंडर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी पूरे का पूरा डाटा जो है वो A to Z तक अरेंज हो चुका है। इसके अलावा अगर आप नंबर्स को अरेंज करना चाहें तो मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ से सॉर्ट एंड फ़िल्टर पे क्लिक करके सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करता हूँ या सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जिस बच्चे के सबसे ज़्यादा नंबर हैं वो सबसे ऊपर हो और जिसके कम हैं वो नीचे हो, तो सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक करेंगे, एक्सपेंड द सिलेक्शन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जिन बच्चों के नंबर सबसे ज़्यादा हैं वो ऊपर से नीचे तरतीब में आ चुके हैं। सबसे आखिर में वो बच्चा है जिसके सबसे कम नंबर हैं। इसी तरह जब आप एक बड़ी शीट पे काम कर रहे हों और उसमें आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो टॉप वाली हेडिंग्स छुप जाती हैं, जिससे कई दफ़ा आपको प्रॉब्लम होती है। इसमें आसानी के लिए फ्रीज पेन्स यूज़ करेंगे। मैं चाहता हूं कि मैं जितना नीचे चला जाऊं ये ऊपर वाली हेडिंग्स वाली रो मुझे नज़र आती रहे, तो मैं इस रो के बिल्कुल नीचे पहले सेल में क्लिक करूंगा और व्यू में जाके फ्रीज पेन्स पे क्लिक करूंगा। सिर्फ टॉप रो को फ्रीज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करने के लिए यहाँ क्लिक करें, और अगर आप चाहते हैं कि कोई सा कॉलम और ऊपर वाली रोज़ फ्रीज हो तो किसी भी सेल पे क्लिक करें, उससे ऊपर वाली तमाम रोज़ और उसके लेफ़्ट साइड पे तमाम कॉलम्स को फ्रीज करने के लिए यहाँ से फ्रीज पेन्स पे क्लिक करें। आप स्क्रॉल करके देखें तो ऊपर वाली रोज़ फ्रीज हो चुकी हैं। किसी भी टाइम फ्रीज को ख़त्म करने के लिए अनफ्रीज पेन्स पे क्लिक करें तो फ्रीज ख़त्म हो जाएगा। डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए यानी डाटा से मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए एक्सेल में आपको बहुत से फार्मूलाज अवेलेबल होते हैं। फार्मूलाज आपको फार्मूला टैब में मिल जाते हैं और किसी भी फार्मूला पे जाके अगर आप थोड़ी देर होल्ड करेंगे तो आपको उसका यूज़ बताया जाएगा। अलबत्ता जो बेसिक फंक्शंस हैं उनको आप खुद मैनुअली फार्मूला लिख के भी टाइप कर सकते हैं, और मैनुअल फार्मूला लाजमी लिखना आना चाहिए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। अब यहाँ मैं चाहता हूँ कि बच्चे के जो सारे नंबर्स हैं इनका यहाँ पे मजमूआ हो। फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले जिस सेल में फार्मूला लगाना हो उसमें इक्वल का साइन डालते हैं, और उसके बाद जिन सेल्स के ऊपर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उनका एड्रेस लिखते हैं या उन पे क्लिक करते हैं। मसलन अगर मैं इस सेल और इस सेल को जमा करना चाहता हूं तो इक्वल के बाद मैं इस सेल का एड्रेस लिखूंगा जो कि D7 है, या फिर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एड्रेस आ, और उसके बाद मैं कीबोर्ड से प्लस का साइन डालता हूं और इस सेल पे क्लिक करता हूं तो ये वाले सेल का एड्रेस यहाँ पे इंटर हो चुका है। अब इंटर प्रेस करते ही इन दोनों का सम यहाँ पे आ जाएगा। इस सेल के अंदर वैल्यू नज़र आ रही है, जबकि फार्मूला बार में आपको इस सेल पे लगा हुआ फार्मूला नज़र आएगा।
और जब फार्मूला बार में आप क्लिक करेंगे सेल के एड्रेस पे तो आपको सेल के एड्रेसेस नज़र आएंगे कि किन सेल्स पे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। एक्सेल की होम टैब के अंदर आपको एडिटिंग ग्रुप के अंदर कुछ बिल्ट इन फार्मूलाज यहाँ पे मिलते हैं ऑटो सम के अंदर, जिनको कॉमनली यूज़ किया जाता है। ऑटो सम के ज़रिए आप नंबर्स का सम, एवरेज और काउंट, मैक्सिमम और मिनिमम वगैरह निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स का सम करना चाहता हूँ तो मैं इस सेल पे क्लिक करने के बाद ऑटो सम पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि एक्सेल ने सम का फार्मूला लगा लिया है और इसने ये रेंज सिलेक्ट कर ली है। अगर एक्सेल ने गलत रेंज सिलेक्ट की हो, मसलन मैं अगर इन सेल्स का सम करना चाहता था तो मैं जस्ट इनको क्लिक करूँगा तो ये वाली रेंज सिलेक्ट हो जाएगी, लेकिन क्योंकि हमें इनका सम ही चाहिए, इनको सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करें तो यहाँ पे नंबर्स का टोटल हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसमें पूरी रेंज सिलेक्ट की गई है। रेंज सिलेक्ट करने का तरीका ये होता है कि आप इक्वल का साइन डाल के पहले सेल का एड्रेस कॉलन आखिरी सेल का एड्रेस इंटर करेंगे तो पूरी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। मसलन अगर मैं यहाँ से यहाँ तक सारे सेल सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं इक्वल के बाद इस सेल का एड्रेस इंटर करूँगा, यहाँ क्लिक करता हूँ तो इसका एड्रेस इंटर हो गया। अब मैं कॉलन डालूंगा, कॉलन डालने के बाद अगर मैं इस सेल पे क्लिक करूँगा तो ये सारी रेंज सिलेक्ट हो चुकी है। और अगर हमने इस कॉलम में इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना हो तो मैं यहाँ इक्वल का साइन डालूंगा, उसके बाद इस सेल पे क्लिक करूंगा ताकि इसका एड्रेस आ जाए और कीबोर्ड से माइनस टाइप करके इस सेल पे क्लिक करूंगा तो इसका एड्रेस आ जाएगा। इंटर प्रेस करते ही यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो चुका है और इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। यहाँ कॉर्नर से पकड़ के मैं इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो यहाँ तक सारे सेल्स के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई हो चुका है और इस फार्मूले को वेरिएबल फार्मूला कहते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने फार्मूला इन दोनों सेल्स के ऊपर लगाया था, लेकिन जैसे ही हमने इसको नीचे ड्रैग किया है तो हर सेल के ऊपर सामने वाली वैल्यूज के हिसाब से फार्मूला अप्लाई हो गया। यानी यहाँ पे D7 और E7 का डिफरेंस था तो ड्रैग करने के बाद यहाँ पे D8 E8 का डिफरेंस, यहाँ पे D9 E9 का डिफरेंस एंड सो ऑन। इसको वेरिएबल फार्मूला कहते हैं, जबकि कभी कभी आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस के साथ फार्मूला यूज करना पड़ता है। मसलन यहाँ पे मेरे पास कुछ कस्टमर्स का डाटा है कि उनके अकाउंट में कितने रुपए हैं और तो इन रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इस सेल को डॉलर के रेट के साथ डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे रुपीस आ जाएंगे। तो पहले मैं इक्वल का साइन डालता हूँ और रुपीस को डिवाइडेड बाय कीबोर्ड से डिवाइड का साइन डालूंगा और डॉलर का रेट सिलेक्ट करूंगा। अब इंटर प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं कि रुपीस डॉलर में कन्वर्ट हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं सेल को नीचे ड्रैग करूं तो ये वेरिएबल फार्मूला लगा है, इसलिए यहाँ पे एरर आ गया, क्योंकि जब हम नीचे करेंगे तो अब ये वाला सेल इस सेल से डिवाइड हो रहा है और ये वाला सेल ऑटोमेटिकली इस सेल से डिवाइड हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। अब हमने क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डॉलर का रेट लिखा है इसलिए हम चाहते हैं कि हर सेल की जो ये रुपीस की वैल्यू है वो यहाँ पे फार्मूला में इसी के साथ डिवाइड हो। तो इसके लिए हम इस फार्मूला को एब्सोल्यूट रेफरेंस देंगे। कंट्रोल Z करके अनडू करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट फार्मूला लिखूँ तो उसका तरीका ये होगा कि इक्वल का साइन डालूंगा, इस सेल का एड्रेस लिखूंगा, डिवाइड का साइन कीबोर्ड से सिलेक्ट करूंगा और इस सेल का एड्रेस मुझे वेरिएबल चाहिए। पहले मैं इस पे क्लिक करता हूं ताकि इसका एड्रेस आ जाए और कीबोर्ड से F4 प्रेस, या मैनुअली आप एड्रेस के कॉलम के अल्फाबेट और रो के नंबर के साथ डॉलर का साइन डाल दें या फिर F4 प्रेस कर दें तो एब्सोल्यूट रेफरेंस बन जाएगा। अब इस सेल के एड्रेस के साथ डॉलर का सिंबल आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका रेफरेंस एब्सोल्यूट हो चुका है। अब अगर मैं एंटर करता हूं तो ये वाला सेल इससे डिवाइड हो चुका है और रुपीस डॉलर में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब इसको ड्रैग करने से आप देख सकते हैं कि सारी की सारी वैल्यू डॉलर्स में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि हर सेल में सामने वाले रुपीस की वैल्यू इसी वैल्यू के साथ डिवाइड हो रही है। आप देख सकते हैं कि इन सारे सेल्स के अंदर I2 वाले सेल का रेफरेंस मौजूद है। अब अगर किसी वक्त मैं यहाँ से डॉलर का रेट चेंज कर दूँ तो आप देखेंगे कि इंटर करते ही सारे के सारे कस्टमर्स के रुपीस की वैल्यू नए रेट के हिसाब से डॉलर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। होम टैब के अंदर एक आपको बड़ा ज़बरदस्त फीचर फॉर्मेट पेंटर का अवेलेबल है, जिसकी मदद से आप किसी भी सेल या कॉलम्स के ऊपर अप्लाई की गई फॉर्मेटिंग को डायरेक्ट दूसरे सेल्स या कॉलम्स पे कॉपी कर सकते हैं ताकि मैनुअली आपको ना करना पड़े। फॉर एग्जांपल इस कॉलम पे मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, इसका मैंने कलर ब्लू किया है और अगर इस पे मैंने कोई और फॉर्मेटिंग अप्लाई की हो तो उसको मैं इस कॉलम पे अप्लाई करने के लिए जस्ट इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके इस कॉलम के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सारी फॉर्मेटिंग सेम टू सेम उसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। पूरी फाइल पे काम करने के बाद किसी भी टाइम आप पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करके अपने प्रिंट को पेज पे एडजस्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको तफसील से नज़र आ रहा है कि
मेरा डाटा कहाँ तक पेज 1 पे है और पेज 2 पे कौन सी डिटेल प्रिंट होगी और पेज 3 पे कौन सी डिटेल प्रिंट होगी। अगर मैं चाहता हूँ कि ये इजीली पूरे पेज पे ये वाली जगह खाली होगी, इसको मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो जस्ट मैं ब्लू लाइन को क्लिक एंड ड्रैग कर दूंगा तो ये मेरा डाटा पूरे पेज के ऊपर सही एडजस्ट हो जाएगा। वापस आने के लिए नॉर्मल पे क्लिक कर दें तो ये नॉर्मल व्यू ओपन हो जाएगा। इसी तरह फाइल को प्रिंट करने से पहले आप इसमें हेडर और फुटर ऐड कर सकते हैं। हेडर का मतलब ये है कि हर पेज के ऊपर क्या प्रिंट हो और फुटर का मतलब ये है कि हर पेज के नीचे क्या प्रिंट हो। इंसर्ट टैब में आके आप इंसर्ट हेडर एंड फुटर पे क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ 3 जगहों पे हेडर ऐड कर सकता हूँ। इस फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे रिजल्ट कार्ड लिख दूँ तो इस वर्कशीट के अंदर जितने पेजेस होंगे उनके ऊपर ये हेडर प्रिंट हो जाएगा और प्रिंट प्रीव्यू में ये आपको इस तरह से नज़र आएगा। इसी तरह पेज नंबर ऐड करने के लिए हेडर एंड फुटर पे क्लिक करने के बाद आप यहां से पेज नंबर्स ऐड कर सकते हैं। जब आपने हेडर की सेटिंग फाइनल कर ली हो तो यहां क्लिक करके गो टू फुटर पे जाएं और फुटर में आप अपनी मर्जी की डिटेल ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पेज नंबर ऐड करता हूं। हेडर एंड फुटर की सेटिंग्स करने के बाद जब आप फाइल में किसी और जगह पे क्लिक करेंगे तो हेडर एंड फुटर टूल्स खुद ब खुद क्लोज हो जाएंगे। जब हेडर एंड फुटर टूल ओपन करते हैं तो फाइल का व्यू खुद ब खुद पेज लेआउट व्यू में हो जाता है, इसलिए आपको ये फाइल इस तरह से नज़र आ रही है। वापस पुराने व्यू में जाने के लिए नॉर्मल व्यू पे क्लिक करें। फाइल को प्रिंट करने के लिए फाइल पे क्लिक करें और प्रिंट पे क्लिक करें। अभी जो वर्कशीट ओपन है सिर्फ उसे प्रिंट करने के लिए प्रिंट एक्टिव शीट्स का ऑप्शन यूज़ होता है। इसके अलावा अगर आप सिर्फ सिलेक्टेड डाटा प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहां से डाटा सिलेक्ट करें और फाइल पे जाके प्रिंट पे क्लिक करें और प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक करें। यहां से पेज ओरिएंटेशन चेंज की जा सकती है। यहां से मार्जिन चूज किए जा सकते हैं। अगर आपका डाटा ज़्यादा है और आप चाहते हैं कि पेज की साइडों पे ब्लैंक स्पेस कम से कम रहे तो आप नैरो मार्जिन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से स्केलिंग की जाती है कि आपका डाटा जो है वो पेज के ऊपर कैसे एडजस्ट हो। अगर आपका डाटा बहुत ज़्यादा है तो आप यहाँ से फिट शीट ऑन 1 पेपर करेंगे तो सारे का सारा डाटा एक पेज के ऊपर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ से प्रिंट एक्टिव शीट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा डाटा 2 पेजेस पे है। इसको एक ही पेज पे करने के लिए स्केलिंग में जाके फिट शीट ऑन 1 पेज करता हूँ तो सारे का सारा डाटा एक पेज के ऊपर सेट हो जाएगा। किसी भी टूल का यूज़ आपको समझ ना आ रहा हो तो आप अपने कर्सर को थोड़ी देर उस टूल के ऊपर लेकर जाएं और होल्ड करें तो नीचे एक बॉक्स अपीयर हो जाएगा जिसमें आपको उस टूल का यूज़ बताया जाएगा। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाता हूं, थोड़ी देर होल्ड करने के बाद हमें नीचे नज़र आ रहा है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस मकसद के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा अगर आपके पास इंटरनेट है और किसी टूल की मज़ीद डिटेल देखने के लिए जो बॉक्स अपीयर हुआ है इसमें टेल मी मोर पे क्लिक करें। अगर एक्सेल में काम करते हुए आपको कोई टूल समझ नहीं आ रहा कि किस टैब के अंदर होगा तो आप यहाँ पे क्लिक करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ग्राफ या चार्ट ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ग्राफ लिखता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट टूल आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इंसर्ट चार्ट वाला टूल ओपन हो जाएगा। जब आप कंट्रोल एस प्रेस करते हैं या सेव पे क्लिक करते हैं तो आपकी फ़ाइल में जो भी तब्दीलियां हुई हैं वो सेव हो जाती हैं। लेकिन अगर आप कोई फ़ाइल ओपन करते हैं और आप चाहते हैं कि ओरिजिनल फ़ाइल अपनी जगह पे मौजूद रहे और जो आप नया काम इसमें करेंगे वो अलग एक फ़ाइल के तौर पे सेव हो तो आप सबसे पहले फ़ाइल ओपन करने के बाद सेव एज़ कर लेंगे तो फ़ाइल की नई कॉपी सेव हो जाएगी और पुरानी फ़ाइल अपनी जगह पे मौजूद रहेगी। उम्मीद आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।